मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और सुबह के 6:50 ही हो रहे हैं, लेकिन फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के साथ आपके साथ हम दोनों हाजिर हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी से। एकमात्र ऐसी जगह पूरी दुनिया में जहां भगवान हनुमान राम के दास के रूप में नहीं, यहाँ अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है, अयोध्या की रक्षा करते हैं और प्रभु श्री राम की रक्षा करते हैं। ऐसे में आप सभी दर्शकों को भी हमारा प्रणाम। बिल्कुल। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में 1 घंटे तक हम आपको देश दुनिया की खबरें भी बताएंगे, हनुमानगढ़ी की कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां भी बताएंगे। लेकिन सिर्फ फिट इंडिया ही क्यों, 1 घंटे और भी तो होता है, फ्रेश एंड फास्ट में भी तेज रफ्तार में खबरें होंगी। लेकिन अगले 1 से नहीं 2 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरें आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कहते हैं आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, इसलिए श्वेता और मैं तो सुबह सुबह हनुमान जी की शरण में आ गए। यहाँ से हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हनुमानगढ़ी से, जो हम सबकी अयोध्या की प्रभु श्री राम की यहाँ से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस आज ठंड जो है श्वेता, मैं देख पा रही हूँ कि सुबह से ही बहुत ज्यादा है, हम बातचीत भी कर रहे हैं तो कोहरे का एहसास हो रहा है। और इस ठंड के बीच चांदनी रात की कुछ अनोखी तस्वीरें जो राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है राम मंदिर की, वो इतनी अद्भुत है कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। बिल्कुल, ये मनमोहक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा शेड्यूल रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। आप भी डायरी में नोट कर लीजिए कब क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख जो है वो कोई भी देशवासी भूलेगा नहीं और ये ऐतिहासिक होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में बन रहे जिस राम मंदिर की भव्यता को आपने दिन में देखा होगा, वही राम मंदिर रात में और भी ज्यादा भव्य और दिव्य दिखता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर का लेटेस्ट वीडियो शेयर किया गया, जिसमें रात में राम मंदिर की भव्यता दिख रही है। वीडियो में मंदिर के बाहरी हिस्से में परकोटे से लेकर चारों तरफ की वीडियो और अंदर के परिसर को भी दिखाया गया। रात में लाइट जलने के बाद राम मंदिर में बनी नक्काशी भी उभर कर सामने आ रही है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में बनी मूर्तियां हो या मंदिर की गैलरी, रात में लाइट जलने के बाद मंदिर के अंदर का दृश्य और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। राम मंदिर का प्रथम तल और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी भी अंतिम चरण में है। ऐसे में अयोध्या में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक क्या क्या आयोजन होने हैं, इसका शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। 16 जनवरी को कर्मकुटी से रामलला का पूजन प्रारंभ होगा। मूर्ति निर्माण करने वाले शिल्पी का प्रायश्चित पूजन होगा। 17 जनवरी को रामलला को विग्रह परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 18 जनवरी को अधिवास प्रारंभ होगा। दोनों समय जलाधिवास होगा, साथ ही सुगंधी और गंधाधिवास भी होगा। 19 जनवरी को सुबह फल और अधिवास और शाम को धान्य अधिवास होगा। 20 जनवरी सुबह पुष्प और रत्न अधिवास होगा, शाम को घृत अधिवास होगा। 21 जनवरी को सुबह शर्करा, मिष्ठान और मधु अधिवास होगा, शाम को औषधि और शेषा अधिवास होगा। भगवान राम सूर्यवंशी हैं और आदित्य भी द्वादश है, इसलिए द्वादश अधिवास होगा। 22 जनवरी को मध्य दिवस में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी, उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। पूरे विधि विधान से महापूजा होगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के लिए चतुर्वेद यज्ञ होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा को 11 यजमान संपन्न करेंगे। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम आपको धर्म ध्वज की एक्सक्लूसिवली तस्वीर दिखाएंगे। वो धर्म ध्वज जो कि राम मंदिर के ऊपर लगने वाला है और अहमदाबाद से ये अयोध्या पहुंचा है। जो बिल्कुल, और ऐसी अनोखी तस्वीरें श्वेता आप और मैं तो भाग्यशाली है कि रोजाना अयोध्या में दिन रात देखने को मिल रही है कि अचरज वाली भक्ति लोगों की यहाँ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये धर्म ध्वज दंड जो है ये तो अयोध्या पहुंच चुका है, लेकिन वहीं बाड़मेर से निकली 108 फीट की अगरबत्ती भी आगरा पहुंचने वाली है और जल्द ही अयोध्या इसे पहुंचाया जाएगा। डिटेल में आपको हमारी पूरी खबर दिखाते हैं।
राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर पर लगने वाले धर्म ध्वज यानी ध्वज पताका गुजरात से 3 दिन की यात्रा करने के बाद अयोध्या पहुंच गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर जो की जन्मभूमि पर बन रहा है, उसके मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वजदंड जो है आप देख रहे हैं, गुजरात से 3 दिन की यात्रा करके अयोध्या पहुंच चुका है। और एक लंबा ध्वजदंड, 2 ध्वजदंड होंगे, एक छोटा एक बड़ा, और इसे राम मंदिर के शिखर पर जो है वो लहराया जाएगा। और गुजरात के विश्वकर्मा समाज की तरफ से मंदिर के हिस्से में लगने वाले इस धर्म ध्वजदंड को फिलहाल जो है यहाँ पर भेजा गया है। और ये काफी जो लंबा धर्म ध्वजदंड आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, आप देखें इसकी लंबाई। और इस वक्त हम श्री राम जन्मभूमि के गेट नंबर 3 पर खड़े हैं और फिलहाल इस धर्म ध्वज को संभवतः 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है वो लगा दिया जाएगा। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा धर्म ध्वज दंड की अब खासियत भी जान लीजिए। इसकी ऊंचाई 161 फीट है। धर्म ध्वज का वजन 5.5 टन है। इसे पीतल से बनाया गया है। इसे बनाने में साल भर लगा है। धर्म ध्वज दंड में नागर शैली की झलक है। मंदिर के शिखर पर इसे लगाया जाएगा। इसके अलावा 6 और ध्वज स्तंभ हैं। धर्म ध्वज दंड का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। धर्म ध्वज दंड मंदिर के ऊपर लगे एक एंटीना की तरह है, जो ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके भगवान के गर्भ तक संचालित करता है। एक तरफ धर्म ध्वज दंड अयोध्या पहुंच चुका है, तो वहीं राजस्थान के बाड़मेर से चली 108 फीट की अगरबत्ती भी आगरा पहुंच चुकी है, जिसका वहां भव्य स्वागत किया गया। 108 फीट की अगरबत्ती भी अब लखनऊ एक्सप्रेसवे के रास्ते जल्दी अयोध्या पहुंचेगी। तो देखिए, अयोध्या से हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे जैसे 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं और यूपी पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख के दिन अयोध्या में न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के मेहमान पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा बिल्कुल टाइट कर दी गई है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब होटल और घरों में जाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, किसके यहाँ कितने गेस्ट रुके हैं, होटल में कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये सभी जानकारियां जो हैं वो जुटाई जा रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश ही नहीं दुनिया से भी लोग इस मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा में कोई भी चूक न हो, पुलिस अभी से मुस्तैद हो गई है। सीएम योगी के आदेश के बाद अयोध्या में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस होटल से लेकर घरों तक डोर टू डोर चेकिंग के साथ हर शख्स का वेरिफिकेशन कर रही है। अयोध्या में जिस दिन भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि 22 जनवरी, उससे पहले जो यूपी पुलिस है वो डोर टू डोर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। पूरी दुनिया भर की नजरें होंगी। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के सारे बड़े वीवीआईपीज जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उससे पहले भी तमाम जो कार्यक्रम हैं वो होंगे। ऐसे में यूपी पुलिस जो है तमाम टीमें गठित करके जो है वो हर मोहल्लों में जाकर गश्त कर रही है और दरवाजों पर जाकर जितने भी मंदिर हैं, मकान हैं, धर्मशाला हैं, होटल हैं, उन सभी पर जगहों पर जाकर वहां पर रहने वाले किराएदारों की सूची वो नोट किए जा रहे हैं। उनके पास कितने किराएदार हैं, मकान मालिकों की पहचान पत्र क्या है। अयोध्या में चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए सीओ लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जो अयोध्या की गली गली की पुख्ता जांच से लेकर सबकी सूची तक तैयार कर रही है। जो आप टीमें गठित की गई हैं वो जाकर आपको गश्त करते हुए भी नजर आएंगी। आप देखिए हर दरवाजे पर इस वक्त पुलिस पहुंच रही है और सीओ स्तर के अधिकारी को जो है उनके नेतृत्व में टीम गठित करके यहाँ पर पूरे अयोध्या में कई जो सेक्टर्स बांटे गए हैं, जोन्स बांटे गए हैं, सभी जगहों पर जो है वो फिलहाल पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं। और आप देखिए जाकर पूरी तरह से रजिस्टर में नोट, आई कार्ड की फोटो और सारी डिटेल्स नोट की जा रही हैं, ताकि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो तो यहाँ पर परिंदा भी न पर मार सके और इस तरह की स्थिति हो कि पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था के साथ निपट जाए और किसी भी तरह की समस्या न। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए अयोध्या पुलिस भी काफी अलर्ट है, ताकि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम सफल हो सके। देखिए ठंड आज बहुत ज्यादा है। अयोध्या में खासकर इतना कोहरा नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ी के पास मौजूद है, लेकिन पीछे देखिए और आगे भी हम तस्वीरें जो दिखाना चाह रहे हैं शायद ही हम आपको अभी कैमरे के माध्यम से दिखा पाएंगे। वही हनुमानगढ़ी ज्योति जहां पर हम आते थे
तो क्लियर उस वक्त कुछ दिन पहले तक तस्वीरें आती थी, इसका मतलब ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रोज रोज हम टेम्परेचर भी मॉनिटर करते हैं। मुझे लगता है कल 10 डिग्री सुबह सुबह था, तो आज तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच चुका है और इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ ये एक अनुमान लगाया जा रहा है अयोध्या में पड़ रही ठंड की, और पूरे उत्तरी भारत का भी कुछ मुझे लगता है यही हाल है। लेकिन इस ठंड में देखिए अलग अलग राज्यों से लोग जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। लोगों की भावना यह है कि 22 जनवरी के पहले कम से कम रामलला के उनके दर्शन हो जाए, और वो बाद में 22 जनवरी के बाद में, क्योंकि उन्हें पता है कितनी भीड़ रहने वाली है, उसके बाद वो आके दर्शन करेंगे। और जब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो कोई भी गाड़ी में आप बैठिए, चाहे आप बस में बैठते हैं, आप टैक्सी में बैठते हैं, राम धुन आपको सुनाई देगी। पूरी अयोध्या राममय नजर आएगी, पूरा देश राममय हो चुका है। और ऐसी एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर राजस्थान से सामने आई, जहां से सोचिए श्वेता, 10 साल का एक छोटा बच्चा जयपुर से स्केटिंग करते हुए अयोध्या के लिए निकला है, और उसे हमारी टीम ने जयपुर में ट्रैक किया। आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी इंटरेस्टिंग खबर। हाथों में राम का ध्वज है, पैरों पर स्केट्स बंधे हुए हैं और 10 साल का हिमांशु निकल पड़ा है अयोध्या की यात्रा पर। हिमांशु जब राजस्थान की कोटपुतली से अपनी अयोध्या यात्रा पर निकला तो आसपास के लोगों ने नारेबाजी करके उसे वहां से रवाना किया। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए हिमांशु हर दिन 100 किलोमीटर की यात्रा करेगा और इसी तरह स्केटिंग करके 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेगा। आज कोटपुतली विधायक ने सुबह हरी झंडी दिखा के 10 बजे वहाँ से रवाना किया, और आज ये बानसूर से निकल रहे हैं, इधर खैरतल होते आगे अयोध्या पहुँचेंगे। बानसूर से रवाना होकर आज राम भक्त हिमांशु आज अलवर से अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। हिमांशु सैनी ने बताया कि उनकी पूरी श्रद्धा भगवान राम में है और वो अयोध्या में होने वाले इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भक्त निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भक्तों का जत्था निकलेगा और यहां प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि रोडवेज की सभी बसों में राम धुन बजाई जाएगी। राम अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसलिए खुशी मनाया जा रहा है। पता जा रहा है ये सनातन धर्म बजाय जला आ रहा है। हम लोग अपने घर पर अखंड कीर्तन गाते थे, राम राम गाते थे, क्रिकेट गाते थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे बनो और हाईटेक हो गया है तो इसलिए बजाया जा रहा है। इसलिए कि हिंदू सनातन का ये सबसे अच्छी चीज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, तो इसलिए सारे सनातनी खुश हैं। घर घर दीपावली मनाया जाएगा। बस में सफर करने वाले लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि 22 जनवरी का उन्हें बेसब्री से इंतजार है और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर पहुंचेंगे। तो देखिए ना, देश में कैसे हर तरफ राम में माहौल है, लोग राम की भक्ति में लीन हैं, और ऐसी तस्वीरें एक जगह से नहीं देश भर से आती हैं। लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक समरसता का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एमपी के शाजापुर में अक्षत कलश यात्रा के दौरान एक गुट ने कलश यात्रा पर पथराव किया है। खबर मिल रही है कि किस तरीके से ये जो पथराव किया गया है, उसके बाद वहां माहौल बिगाड़ने की दरअसल कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ये पथराव किया गया है। शाजापुर में धार्मिक यात्रा पर आखिरकार पथराव क्यों किया गया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या कोशिश की जा रही थी कि माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए? पथराव के बाद इलाके में हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं, जहां दो समुदायों के बीच बवाल हो गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, धार्मिक यात्रा पर पथराव किया और जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। देख सकते हैं कि लोग सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर शीशे टूटे पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई पूरी
ताकत से होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ में जो भी आरोपी बनेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। माहौल बिगड़ने के बाद इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बता दें कि ये बवाल तब हुआ जब हिंदू संगठन से जुड़े युवा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत बांट रहे थे। इस दौरान भजन कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, तभी मस्जिद के सामने दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। 24 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की। 3 इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है। और साथ ही साथ 3 क्षेत्रों में 144 की धारा भी लगाई गई है। प्राथमिकी दर्ज की गई? हाँ, FIR दर्ज हो गई है। कितने लोगों पे मामला दर्ज हुआ है? हाँ, 24 नामजद लोगों पे FIR कराई है। फिलहाल पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देखिए, आज इस आग का सहारा हमें, कह सकते हैं इस अलाव का सहारा हमें लेना पड़ रहा है, क्योंकि खबरें भी बताना जरूरी है, अयोध्या की तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है। और हमने भी ये प्रण किया था कि 22 जनवरी तक अयोध्या की तमाम जो लेटेस्ट तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अलाव का सहारा लेने के लिए बैठ गए हैं ताकि हम आपको खबरें बता सके। देखिए, बात हो रही है अयोध्या की, और अयोध्या नगरी ही नहीं, पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है ज्योति। और अलग अलग राज्यों से किस तरीके से उपहार भेजे जा रहे हैं रामलला के लिए, मतलब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक तरीके से तैयारी देखिए चल रही है, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखिए, बिहार सरकार में एक मंत्री हैं, महिला मंत्री अक्षत वितरण पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो विधायक एक कदम और आगे निकले, उन्होंने क्या बोल दिया और बिहार में कैसे राम को लेकर सियासत तेज हो रही है, वो हमारी अगली खबर में देखिए आप। राम मंदिर पर सियासी रोटी सेक रहे आरजेडी नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी मंत्री अनीता देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर पर अक्षत बांटना गरीबों से उगाही है। और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है। आरजेडी विधायक अजय यादव अनीता देवी से भी 2 कदम आगे निकल गए और बम ब्लास्ट की बात तक कह डाली। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। तो फिर लालू के बड़े लाल मंत्री तेज प्रताप कहाँ पीछे रहने वाले थे? इंसानियत की बात करते करते बीजेपी नेताओं को मानसिक बीमार बता दिया। इंसानियत धर्म बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए इंसान धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सूझबूझ से तो यही लगता है। मानसिक बीमार कौन है कौन नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव में तय होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में राम के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। दिव्या पाहुजा की मर्डर मिस्ट्री की जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस लगातार जो है सुराग तलाश रही है, पूछताछ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मर्डर मिस्ट्री जो है वो अभी भी सुलझ नहीं रही है। एक और महिला को अरेस्ट किया गया है इस मामले में, अब उससे भी पूछताछ की जा रही है। इस महिला का नाम मेघा बताया जा रहा है। मेघा कौन है, मेघा इस मर्डर मिस्ट्री से कैसे जुड़ी हुई है, इस पूरे मामले की तफ्तीश आगे की जा रही है और पूछताछ के लिए 6 टीमें तैनात की गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड और मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में 4थी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी अभिजीत की दोस्त युवती को उसके सामने बैठाकर पूछताछ के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। युवती की पहचान दिल्ली नजफगढ़ निवासी 20 साल की मेघा के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया है। मेघा और मुख्य आरोपी अभिजीत से हुई पूछताछ में पता चला कि दिव्या की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार दिव्या की आईडी और दस्तावेज के अलावा निजी सामान को छुपाने और फेंकने में मेघा ने मदद की थी। बताया जा रहा है कि जिस लड़की की गिरफ्तारी की गई वो नाबालिग है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस केस में पुलिस की 6 टीमें जांच में जुटी हुई हैं, जिसमें से पुलिस की 2 टीम पंजाब में सबूत तलाशने में लगी है। जानकारी के मुताबिक अभिजीत ने उसके कमरे में काम करने वाली इस नाबालिग लड़की को साजिश में शामिल किया और उसने आरोपी की मदद की थी। पुलिस इस मामले में 2 बाकी आरोपियों बलराज गिल और रवि को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आरोप है कि इन्होंने अभिजीत को शव को ले जाने में मदद की थी। अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है, जिसके बाद पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इसने गिरफ्तारी से उसे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं।
बात करें, जब ये विकराल रूप धारण कर लेता है ज्योति, तो किस तरीके से भीषण आग के हादसे हमने देखे हैं, किस तरीके से आग लगती है। महाराष्ट्र से एक खबर है जहां एक गोदाम में बताया जा रहा है भीषण आग लगी है, अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें काफी दूर तक उठती नजर आई। बिल्कुल, और आखिर क्या वजह थी कि ये आग पनपी और देखते ही देखते आग ने इस पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि काफी जद्दोजहद की गई आग को काबू में करने की, लेकिन इस आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था। ये खबर विस्तार से देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे निकलने वाली आग की लपटें और धुएं के गुब्बारों को कई किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर देखा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को शुरुआत में गोदाम की आग बुझाने में नाकामयाबी हासिल हुई। इसके बाद दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा और एक साथ आग को बुझाने का काम शुरू हो सका। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से आग लगी थी उससे गोदाम के अंदर का सामान ही नहीं बल्कि पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। गोदाम में आग कैसे लगी, अभी तक इसकी जांच चल रही है। फायर ब्रिगेड को आशंका है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, जिसकी वजह से भयानक आग लगी थी। और चलिए अगली खबर आपको कानपुर से दिखाते हैं, जहां एक पुलिसकर्मी के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इस मामले में अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वो जांच करेगी, उसके बाद अगर उसे लगता है कि कौन इसमें दोषी है उस आरोपी की धरपकड़ जो है वो की जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इस युवक के शरीर पर जो पिटाई के निशान है उसे हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इसके साथ जो बेरहमी हुई है उसे बता जरूर सकते हैं। मामला कानपुर के कल्याणपुर थाने का है, जहां आरोप लगा है एलआईयू में तैनात धर्मेंद्र यादव के बेटे पर, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ गुंडागर्दी की बल्कि इस युवक को बेरहमी के साथ जमकर पीटा। शरीर पर जख्मों के निशान बेरहमी को साफ साफ बयां कर रहे हैं। ये एलआईयू कर्मी है धर्मेंद्र यादव, उनके बेटे ने ये गुंडाई करी है। ये देखिए, ये पुलिस विभाग के गुंडे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आज जो घटना हुई है इस संबंध में इनका अभी मेडिकल कराने के लिए भेजा जा रहा है और जो भी अभी इनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। एक लड़का इनके साथ का गायब है, बता रहे हैं कि उसको अपहरण करके ले गए, क्या है वो मामला कुछ? अब अभी इनसे बातचीत की जा रही है और ये जो भी चीज़ें देंगे उस हिसाब से कार्रवाई भी होगी और पुलिस टीम का इसके लिए गठन भी किया गया है और साथ में अपनी सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है और ये सारी चीज़ों का प्रकरण का हम लोग जल्द ही अनावरण करेंगे। आरोप ये भी है कि एलआईयू धर्मेंद्र यादव के बेटे सन्नी यादव ने युवक की बेरहमी से पिटाई करने के बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस सभी एंगल की जांच में जुटी है। देखिए, ठंड बहुत चूक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, हालांकि इसे चूक भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों की देश में अवैध तरीके से घुसपैठ कराने का 50,000 का ये आरोपी कैसे यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा, ये खबर आपको दिखाएंगे। रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले ये एनजीओ संचालक को जब गिरफ्तार किया तो उसने क्या बड़ा खुलासा किया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये अबू सालेह है, एनजीओ चलाता था, मानव तस्करी करता था। इस पर 50,000 का इनाम था। ये पश्चिम बंगाल में बैठकर यूपी समेत पूरे देश में अवैध घुसपैठियों की मदद कर रहा था, जिसे यूपी एटीएस ने धर दबोचा है। अबू सालेह मंडल को लखनऊ के आलमबाग इंटर कॉलेज मानक नगर से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के एनजीओ के खाते में अवैध तरीके से पैसे ट्रांसफर किए गए। ये रुपए 2018 से 2022 के बीच में ट्रांसफर किए गए थे। ये एनजीओ यूके की है, जिसे सीज कर दिया गया है। इसकी जांच भी होगी। वहीं सहारनपुर में रहने वाले लोगों के खातों में 2 करोड़ ट्रांसफर किए गए। आरोपी के पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी, 2 मोबाइल मिले। यूपी एटीएस को बीते काफी दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग सिंडिकेट बनाकर अवैध घुसपैठियों को फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज के सहारे भारत में ठहराने का काम कर रहे हैं। ये सिंडिकेट उन लोगों की आर्थिक मदद करके उनसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है।
इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एटीएस की टीम ने अलग अलग तारीखों में कुल 6 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी की थी। तो देखिए